Hello viewers, welcome in this video. In this video, we will see the topic political radicalism and economic crisis. This topic belongs to chapter 3, Rise of Hitler. Or in this particular topic, we will see that what was the situation of Germany before the rising of Hitler. हिटलर के आने से पहले जर्मनी का क्या कंडीशन था और स्पेशली जो पॉलिटिकल लेवल पर रेडिकलिज्म कैसे काम कर रहा था और साथ में इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो कितना ज़्यादा बढ़ चुका था. तो लेट स्टार्ट दिस टॉपिक. यू मस्ट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल नाउ. थैंक यू फॉर दैट. वीमर रिपब्लिक का जो जन्म था वो कोइंसिडेंट था किसके साथ? स्पार्टसिस्ट लीग के साथ. मतलब ये दोनों ही जो न्यू थॉट थे दोनों एक साथ जो है टकरा गए. कैसे? रसिया में जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था उसके बेसिस पे जर्मनी में स्पार्टसिस्ट लीग बना दिया गया था और जितने भी वर्कर्स थे उन लोगों ने अपने अलग सोवियत बना लिए थे. सेलर्स ने भी अपने अपने सोवियत बना लिए थे. मतलब हर एक ग्रुप अपने लिए एक नया सोवियत तैयार कर चुका था और वो सब के सब जो है एक नए तरह का गवर्नमेंट चाहते थे जर्मनी में. दैट वाज द सोवियत स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट. और इसके लिए दिस पिक्चर रिलेटेड टू दैट, ये उसी से रिलेट करता है. ये पिक्चर जो है आपका स्पार्टसिस्ट लीग के एक रैली का है. ये जो है बर्लिन के एक स्ट्रीट का पिक्चर दिखाया जा रहा है जिसमें 1918 से 1919 के बीच जो है लोग कैसे सोवियत स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट को डिमांड कर रहे थे. और इस तरह की जो रैलीज थी वो कॉमन हो चुका था बर्लिन में उस वक्त. मीन्स पॉलिटिकल लेवल पे जो है बहुत ज़्यादा रेडिकलिज्म एक्टिव हो चुका था. ये रेडिकलिज्म जो है बहुत सारे इंसिडेंट्स का रीजन बन चुका था. नाउ लेट्स सी इसके बाद क्या हुआ. तो बहुत सारे सिटीज में इस तरह की रैलियां निकाली जा रही थी. पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बर्लिन का सोवियत स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट के लिए चार्ज हो चुका था. ऑल दे वे डिमांडिंग फॉर सोवियत स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट. और जो लोग नहीं चाहते थे कि सोवियत स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट बने वो लोग एक साथ आते हैं जिसमें कौन कौन थे? तो दे वे आर द सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स, कैथोलिक, ऑल दीज वे. इन सब की एक मीटिंग होती है वीमर में और यहीं पर ये लोग डेमोक्रेटिक रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट को बना लेते हैं. जब वीमर रिपब्लिक बन जाती है तो ये पावर में आ जाते हैं और पावर में आने के बाद ऑल दिस स्टार्टेड टू क्रश ऑल द अपराइजिंग अगेंस्ट देम. जो भी वीमर रिपब्लिक के अगेंस्ट जो है अपराइजिंग चल रहा था उसको ये लोग क्रश करने लगते हैं और सभी को क्रश करने के लिए, अपने अपोजिशन को हटाने के लिए ये एक वेनेट्रन ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं. वार वेनेट्रन ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन सी हियर रिटन वार वेनेट्रन ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका नाम होता है फ्री कॉर्पस. यू कैन सी फ्री कॉर्पस. ये है, यू मस्ट रिमेम्बर दिस. आपसे अक्सर ये पूछा जाएगा कि जो वार वेनेट्रन ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था फ्री कॉर्पस. इसके बाद क्या होता है कि फ्री कॉर्पस को जो है बहुत ज़्यादा पावर दे दिया जाता है और ये लोग स्पार्टसिस्ट के अगेंस्ट काम करने लगते हैं. कम्युनिस्ट पार्टी जो कि बनी हुई थी जर्मनी में बाय द स्पार्टसिस्ट, तो इसके खिलाफ फ्री कॉर्पस काम करने लगता है और बहुत ज़्यादा जो है टॉर्चर किया जाता है स्पार्टसिस्ट को. यही रीज़न है कि कभी भी कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट ये कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं आ पाए. दे बिकेम द एनिमी ऑफ ईच अदर. इनको कभी भी एक साथ नहीं देखा गया. इसका फायदा जो है हिटलर को ज़बरदस्त हुआ. जब ये दोनों फाइट कर रहे थे तो हिटलर को पूरा मौका मिला कि वो आगे बढ़ जाए. सो बोथ द रेवोल्यूशनरीज एंड मिलिटेंट नेशनलिस्ट कैम्प फॉर द रेडिकल सॉल्यूशन. हालांकि सभी चाहते थे कि जर्मनी का भला हो बट एक दूसरे से फाइट करने के चक्कर में जो है ये जर्मनी का भला नहीं कर पाए.
इसके बाद ये तो हो गया पॉलिटिकल रेडिकलिज्म, ये पूरा जो टॉपिक हम लोगों ने देखा ये पॉलिटिकल रेडिकलिज्म से रिलेटेड था। नाउ यहाँ पर दो न्यू वर्ड्स है, आप देख सकते हैं, एक है डिप्लीट रिड्यूस एम्प्टी आउट और दूसरा है रिपरेशन। ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट रिमेंबर दिस। मेक फॉर ए रॉन्ग डन, रिपरेशन का मीनिंग होता है। नाउ अब इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ चलते हैं। क्या था इकोनॉमिक क्राइसिस? तो इकोनॉमिक क्राइसिस क्या था? पॉलिटिकल रेडिकलिज्म की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था 1923 आते आते। इकोनॉमिक क्राइसिस आप सबको पता है कि इकोनॉमिक लेवल पे जब बहुत सारी परेशानियां शुरू हो जाती है, जैसे कि जो है लोगों को जो है खाना, कपड़ा और जो एम्प्लॉयमेंट है वो धीरे धीरे घटने लगता है, तो ये शुरुआत होता है इकोनॉमिक क्राइसिस का। और अगर पॉलिटिकल सिचुएशन अच्छा ना हो तो उस कंडीशन में इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। नाउ जर्मनी ने जो है उसी तरह से बार लड़ा था जैसे कि इंग्लैंड या यूरोप के जो दूसरे कंट्रीज थे उन लोगों ने फाइट किया था। जैसे कि इंग्लैंड ने बहुत सारा लोन लेके फाइट किया था, जस्ट लाइक जर्मनी ऑल्सो फाइटेड द वार विद टेकिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ लोन्स। इनके पास भी बहुत ज़्यादा लोन था और इन सारे लोन को उसे पे करना था, हैड टू पे बाय रिपरेशन इन गोल्ड। और ये सारा का सारा जो रिपरेशन था, मतलब इसके ऊपर जो गिल्ट बार लगाया गया था, बार गिल्ट लगाया था, उसके लिए जो इसको पेनाल्टी देनी थी उसको कहते हैं रिपरेशन। और इसको वो पेनाल्टी देनी थी गोल्ड के फॉर्मेट में। अब क्या होगा कि हर कंट्री के पास गोल्ड का सोर्स तो लिमिटेड होता है, डिपॉजिट लिमिटेड होता है, सो क्या करेंगे अब? तो धीरे धीरे जैसे जैसे गोल्ड कंट्री से बाहर जाने लगा, गोल्ड का रिजर्व जो है वो घटने लगा। यहाँ आपने देखा था रिड्यूस होना, घटना, डिप्लीटेड का मतलब होता है। तो गोल्ड रिजर्व जो है वो धीरे धीरे घटने लगा। 1923 आते आते जर्मनी के पास एकदम से खत्म हो गया था गोल्ड, सो उसने रिफ्यूज कर दिया पे करने से। उसने कहा कि अब वो नहीं दे पाएगा। अब मान लीजिए कि कोई जो है आपका लोन चुकाने से मना कर देता है, तो उस वक्त क्या होता है? तो अक्सर आपने देखा होगा कि अगर बैंक का लोन चुकाने से कोई मना कर देता है तो बैंक जो है उसके प्रॉपर्टी को सीज कर लेता है। फ्रांस ने यहाँ पे यही किया। फ्रांस ने जर्मनी का जो लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया था जिसको रूर कहा जाता था, ये कोल माइनिंग के लिए फेमस था, इसको अपने कंट्रोल में ले लिया। जर्मनी और ज़्यादा गुस्सा गया और उसने पैसिव रेसिस्टेंस करना शुरू कर दिया, क्योंकि एक्टिव रेसिस्टेंस करने के लिए अभी उसके पास पावर नहीं था। ऑलरेडी उसको डीमिलिटराइज्ड किया जा चुका था, तो डीमिलिटराइज्ड होने की वजह से वो एक्टिव रेसिस्टेंस कर नहीं सकता था। सो जर्मनी स्टार्टेड द पैसिव रेसिस्टेंस। पैसिव रेसिस्टेंस क्या होता है कि मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। तो इस पैसिव रेसिस्टेंस दिखाने के लिए जर्मनी ने बहुत ज़्यादा अपने कंट्री में पेपर करेंसी को छाप दिया, बहुत ज़्यादा प्रिंट कर दिया। इतना ज़्यादा प्रिंट कर दिया कि मनी सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया और जर्मनी का जो रुपया होता है, जो वहाँ का करेंसी होता है, उसको जर्मन मार्क बोला जाता है। इसका वैल्यू डे बाई डे गिरते गया। As we know that if currency is too much in the market, the value of the currency must be decline, वो गिर ही जाता। और जैसे ही करेंसी का जो वैल्यू अमाउंट होता है, अगर वो घटता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे किस रेट से वहाँ का करेंसी का वैल्यू गिरा, तो अप्रैल में 24,000 यूएस मार्क जो है जर्मनी का मार्क जो है $1 के बराबर चला गया। उसी तरह से जुलाई में 3,53,000 मार्क्स $1 के बराबर चला गया। उसी तरह से अगस्त में ये जो डाटा था वो और बढ़ते चला गया। यू मे सी दैट इंक्रीज्ड इन लाख, देन मिलियन, बिलियन, so many things. You may see, you may count here also. You must count all these data and give me in comment. सो दिसंबर आते आते करेंसी का वैल्यू बहुत ज़्यादा घट हुआ था। इट रन इनटू ट्रिलियन, ये ट्रिलियन में जा चुका था। सो वैल्यू ऑफ मार्क कोलैप्स्ड, बहुत ज़्यादा गिर गए। प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि करेंसी का वैल्यू गिरा तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। वहाँ पर अक्सर इस तरह के इमेज दिखने लगे कि जर्मन्स वेर कैरिंग कार्ट लोड ऑफ करेंसी टू बाई ए
लोफ ऑफ ब्रेड, एक रोटी का टुकड़ा खरीदने के लिए एक एक करेंसी, एक एक कार्ट लोड, एक एक ठेला भर करके जो है पैसा दिया जाता था। नाउ इस तरह के पिक्चर से जो है जर्मनी के लिए सबकी सिंपैथी जमा होने लगी। इस तरह का जो सिचुएशन होता है जब करेंसी का रेट बहुत ज़्यादा गिर जाता है, वैल्यू बहुत गिर जाता है, इस सिचुएशन को हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। और ये डे बाय डे जर्मनी में बढ़ते जा रहा था, इसको कोई भी कंट्रोल करने वाला नहीं था। पॉलिटिकल सिचुएशन वर्स था और उससे भी ज़्यादा वर्स हो चुका था अब वहाँ का इकोनॉमिक सिचुएशन। बट मीनवाइल सेम टाइम पे इवेंचुअली अमेरिकन्स इंटरवेंट, अमेरिका जो है जर्मनी के सिचुएशन में थोड़ा सा इंटरवेंट किया और जर्मनी को इस क्राइसिस से निकालने के लिए इंट्रोड्यूस किया डेवस प्लान। डेवस प्लान की वजह से क्या हुआ कि कुछ समय के लिए जर्मनी की सिचुएशन थोड़ी सी सुधर गई, वहाँ उनको बहुत सारा लोन दिया गया और उनका जो फाइनेंशियल कंडीशन था उसको जो है सुधार की गई। बट व्हाट हैपेंड व्हेन ग्रेट डिप्रेशन स्टार्टेड फ्रॉम अमेरिका। अगले टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ तो अमेरिका ने आकर के जर्मनी को थोड़ी देर के लिए रोक लिया, लेकिन उस वक्त क्या होगा जब खुद जो है अमेरिका मुसीबत में पड़ जाएगा, जब ग्रेट डिप्रेशन खुद अमेरिका से स्टार्ट हो जाएगा। सो नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू द मोर information, so keep joining us now. Thank you.